टू डीके एजुकेशन एकेडमी। बच्चों आज हमने करना है बिल्कुल नया चैप्टर, चैप्टर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। बिकॉज ऑफ इस चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो आप ये देख कह सकते हैं कि ये डेली लाइफ से रिलेटेड है बिल्कुल ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे को किसी चीज की हाइट कैलकुलेट करनी है, किसी चीज का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो मैं इजीली इस चैप्टर के जरिए मैं कर सकता हूं बिल्कुल ना। तो वही सारी चीजें हमने सीखनी है बिल्कुल, मतलब रियल लाइफ बेस्ड ना प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि लेट्स सपोज, जैसे कि मैंने पहले ही बोला था कि आपके स्कूल की बिल्डिंग है लेट्स सपोज, और आप यहाँ पे खड़े हुए हो, ठीक है, और आप अपनी बिल्डिंग से, स्कूल की बिल्डिंग से लेट्स सपोज मान लो कि 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, ठीक है, या 1 किलोमीटर तो ज्यादा हो जाता है, थोड़ा सा कम ले लेते हैं, मान लो 200 मीटर 200 मीटर के डिस्टेंस पे आप खड़े हो, ठीक है, और आपके स्कूल का यहां से जो एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन, लेट्स सपोज कि 45 डिग्री का बनता है ना। तो बच्चे आप इसकी हाइट इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, और मैं आपको बता भी चुका हूं कि ये बिल्कुल 200 मीटर ही होगी, ठीक है। रीजन अभी मैं बताऊंगा आपको, लेकिन ये एक एग्जांपल था कि ये चीज बताने के लिए कि इस चैप्टर का यूज बेसिकली क्या है ना। तो आप इस तरीके की कई सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो, और बहुत अच्छा चैप्टर है। और अगर मैं बात करूं प्रीवियस चैप्टर जो अभी हमने पढ़ के आए हैं दैट इज चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री, तो उसमें हमने बेसिकली पढ़ा था रेशियोज पढ़ा था, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़े थे, आइडेंटिटीज पढ़ी थी, और ट्रिग्नोमेट्री टेबल पढ़ी थी। तो बच्चे इन सारी चीजों का भी यहाँ पे इस चैप्टर में यूज आप देखेंगे, बट फिर भी उससे पहले इस चैप्टर से रिलेटेड मैं कुछ चीजें आपको बता दूं जो आपको मस्ट आनी ही चाहिए, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप खड़े हो, दैट इज कॉल्ड ऑब्जर्वर, है ना, कोई भी ऑब्जर्वर। अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूं और मैं इसके टॉप को देखता हूं, तो ये जो आप लाइन देख रहे हैं ना बेटा, इसको कहते हैं लाइन ऑफ साइट, ठीक है, इसको हम कहते हैं लाइन ऑफ साइट। और बेस से, और मैं आपको बता दूं बेस से, ये जो बेस है, बेस से इस लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनता है वो कहलाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या कहलाता है बेटा? एंगल ऑफ एलिवेशन। आप चाहो तो साथ साथ लिख सकते हो, ठीक है। ये जो बेस से लाइन ऑफ साइट के बिटवीन जो एंगल बनता है उसको कहते हैं हम एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है बेटा। और इस एंगल ऑफ एलिवेशन, अब देखिए ये वाली जो लाइन होती है इसको कहते हैं बेटा वर्टिकल लाइन, है ना, वर्टिकल लाइन दैट इज परपेंडिकुलर ना, वर्टिकल लाइन, ओके। अब इसके बाद एक चीज और होती है एंगल ऑफ डिप्रेशन। बेटा एंगल ऑफ डिप्रेशन, लेट्स सपोज मान लो कि आप बिल्डिंग के टॉप पे खड़े हो, अपने स्कूल की बिल्डिंग के टॉप पे खड़े हो, ठीक है, और आप यहां से किसी पॉइंट को देखते हो, लेट्स सपोज यहां पे एक कार है ना, इस कार को आप देखते हो यहां से, तो बेटा ये तो लाइन ऑफ साइट ही कहलाएगी, लेकिन यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कैसे बनेगा बेटा? अब एंगल के लिए बेस तो होना चाहिए, तो बेस जो होता है बिल्कुल इसके पैरेलल होता है बेटा, हॉरिजॉन्टल लाइन के, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। तो यहाँ पे मेरे को बेस अपने आप से ड्रॉ करना पड़ता है, यानी कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। इसको क्या कहेंगे बेटा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये थोड़े से कुछ पॉइंट्स थे जिसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। अगर इन केस फिर भी आपको थोड़ी सी कोई इशू आता है तो आप एक बार जब ये लेक्चर खत्म हो जाएगा तो वीडियो को दोबारा देखना, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छी चीजें क्लियर होंगी, और पेन कॉपी लेके उनको नोट करो, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि नोट करो उनको। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा, ये तो था इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में और जो कुछ पॉइंट्स थे उसके बारे में, लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि और क्या क्या चीजें इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री टेबल। इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात आपको ये कह लो कि बेटा आपकी थोड़ी सी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि आप क्वेश्चन को पढ़ के उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करके समझ सको, ठीक है। क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो वो आपका काम नहीं बन सकता, क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ के समझ के आपने एक डायग्राम बनानी होती है, एक फिगर बनानी होती है। अगर वो फिगर नहीं बनेगी तो आपका क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा, ठीक है, ओके। इसके अलावा आपको एक छोटा सा फॉर्मूला, वही जो मैंने बताया था, प्यारे बेटे पप्पू हर हर बोल सोना चांदी तोल, ये वाला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, है ना। आप इसका यूज देखेंगे। और इसके अलावा अगर मैं आपसे कहूं तो थोड़ी सी यही वाली बातें थी, जैसे कि एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये सारी चीजें क्या होती हैं क्या नहीं होती, बस दैट्स इट, इतना ही है और ज्यादा कुछ नहीं है। बाकी जो आपने चैप्टर 8 में पढ़ा है उसका थोड़ा बहुत तो देखो आपको नॉलेज होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल आप उसको भूल जाओगे तो ये समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, तो उसकी नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। बाकी अब मैं स्टार्ट करता हूँ तो आपको अच्छे से 1 बाय 1 चीजें क्लियर होती जाएंगी, जैसे जैसे हम एग्जाम्पल्स को करेंगे, ठीक है ना। चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है बेटा। मैंने आपको थोड़ी बहुत जो बातें बतानी थी वो मैंने आपको बता दी है, और अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोगों के पास बेटा एनसीईआरटी बुक होनी चाहिए, ठीक है, विद पेन एंड कॉपी। और मैं एग्जाम्पल नंबर 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं रीड कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुने, समझें, ठीक है, और आगे देखते हैं फिर, ठीक है, ओके। अब देखिए बेटा मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो एग्जाम्पल नंबर 1 जो कि पेज नंबर 198 पे है,
एनसीईआरटी में। ओके हाँ, तो ध्यान से सुनेंगे बेटा क्वेश्चन को, ध्यान से ना बिल्कुल। ओके तो कहता है कि बेटा अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। एक टावर है जो कि स्टैंड हो रखा है वर्टिकली, यानी कि एकदम सीधा, कहां पे, ग्राउंड पे, है ना। ओके ये टावर है, लेट्स सपोज कि इट इज अ टावर है। और आगे कहता है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। कहते हैं कि एक पॉइंट है जो टावर के फुट से 15 मीटर डिस्टेंस पे है। लेट्स सपोज ये एक पॉइंट है यहाँ पे, ये रहा पॉइंट, ये 15 मीटर डिस्टेंस पे है टावर से। देखो मैं फिर कह रहा हूँ कि क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और समझ के ये फिगर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर फिगर नहीं बनाओगे तो काम नहीं होगा, ध्यान रखना। ओके अच्छा आगे क्या कहता है, आगे देखते हैं। कहता है 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। यानी कि यहां से जो इस टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, देखो क्या बोला इसने, एंगल ऑफ एलिवेशन। हमेशा एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से ऊपर देखने पर बनता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर से नीचे देखने पर बनता है, ये बात ध्यान रखना। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है बेटा, 60 डिग्री बोला इसने टॉप का, ठीक है, दैट इज दिस, ये 60 डिग्री है। ओके तो अब आपसे कहता है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट निकालनी है। तो टावर की हाइट यानी कि ये है ना टावर की हाइट, मैंने इसको h से मान लिया, ये लेट्स सपोज ये h है, अब ये a, ये b, ये c, क्योंकि टावर जो है वो वर्टिकल है, तो वर्टिकल दैट इज 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा, है ना, बेस से। ओके अब इसके बाद की कहानी बहुत ईजी है। गुड इवनिंग प्रियांश। देखो इसके बाद अगर आपने एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ लिया तो बाकी चीजों क्लियर हो ही जानी है। देखो आपने क्या करना होता है कि आपने ट्राइंगल लिया, एन ट्राइंगल ABC, ठीक है। अब इस ट्राइंगल में हम काम करने वाले हैं और हमेशा याद रखना कि जब भी हम हाइट एंड डिस्टेंस यानी कि इस चैप्टर के क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम उसी ट्राइंगल में काम करेंगे जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है, ये बात याद रखना, ठीक है। ओके तो मैंने ट्राइंगल ले लिया ABC, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अब इसके बाद का प्रोसेस क्या होता है, इसके बाद का प्रोसेस होता है वही प्यारे बेटे पप्पू वाला, प्यारे बेटे पप्पू हर हर बोल सोना चांदी तोल। इसमें से आपने बेटा वो रिलेशन उठाना है, इसमें से वो रिलेशन ढूंढना है। मैं बताता हूं कौन सा, एक तो जो गिवन हो इंफॉर्मेशन और एक जो फाइंड करनी है इंफॉर्मेशन, ठीक है। आपने वो वाला रिलेशन ढूंढना है जिसमें एक आपको गिवन इंफॉर्मेशन मिल जाए, एक में फाइंड इंफॉर्मेशन मिल जाए। अब आपको पता है ये अगर थीटा तो परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है, इतनी बात तो क्लियर होती है आपको। अच्छा अब देखो आपको गिवन क्या है, गिवन बेस है, और फाइंड क्या करना है, फाइंड परपेंडिकुलर करना है। यानी कि कहने का मतलब ये थीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये है, मैं 2 मिनट के लिए लिख रहा हूं, और ये बेस है और ये हाइपोटेनस है ना। तो मेरे को कुल मिला के कौन सा रिलेशन चाहिए बेटा, परपेंडिकुलर और बेस का, बात समझ में आ गई। तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन क्या होता है बेटा, ये वाला रिलेशन होता है, या तो P/B tan थीटा का हो या फिर B/P cot थीटा का, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। आपने ट्राइंगल लेने के बाद सबसे पहला काम वही करना होता है। तो इस ट्राइंगल में आपने एक रिलेशन ढूंढा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या आप खुद देखो, AB, और बेस क्या है बेटा, BC। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता क्या है बेटा, tan थीटा। अब tan थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री, आप चेक कर लो, कोई डाउट यहां तक, मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए था। अब AB क्या है, बेसिकली AB आप चेक करो तो H है ना, AB क्या है बेटा H, और BC क्या है आप चेक करो 15 है, ओके। और tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, अब यहां पे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की जरूरत पड़ेगी, जैसा कि मैंने कहा था आपसे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के अकॉर्डिंग tan 60 की वैल्यू अभी मैं बता देता हूं कि √3 होती है, लेकिन बच्चों ये याद कर लो, ठीक है, इसके बिना काम नहीं चलेगा, है ओके। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले बेटा, दिस इंटू दिस, तो ये H अपॉन 1 लगा दिया मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए, है ना। तो ये 15 इंटू √3, इसके आगे मैं इसको कर ही नहीं सकता था, और क्योंकि ये मीटर में है तो ये भी मीटर में आ गया, तो ये इसकी हाइट होगी। तो हेंस द हाइट ऑफ द टावर इज 15 √3 मीटर। अगर बोला होगा इसके आगे सॉल्व करने के लिए तो मैं √3 की वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई करके दिखाऊंगा, अदरवाइज नहीं भी छोड़ूंगा, ठीक है। क्योंकि मेरे हिसाब से क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला था, क्वेश्चन साइलेंट था, तो मैंने इसीलिए यहीं पे छोड़ दिया। यही मेरा आंसर है, इसके आगे मुझे कुछ भी करने की जरूरत। नंबर 2 में कहता है कि एन इलेक्ट्रिशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट। देखो भैया एक इलेक्ट्रिशियन है, एक मतलब इलेक्ट्रिक फॉल्ट हुआ है, उसको रिपेयर करने के लिए, ठीक है, उसकी बात हो रही है। ऑन अ पोल, एक पोल है, पोल में फॉल्ट हुआ है ना, मैं बना देता हूं, ये एक पोल है, पोल हमेशा वर्टिकल होता है, आप जानते हैं, ठीक है। ये एक पोल है और कहता है, मैं रिपीट कर रहा हूं, एन इलेक्ट्रिशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। इस पोल की आपको हाइट दे रखी है 5 मीटर, ठीक है बच्चों, 5 मीटर, ये वाली हाइट है ना, पोल की हाइट, ओके। अब आपसे कहता है 5 मीटर, शी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क। देखो कहने का मतलब ये है कि उसको इस पोल के कहां तक जाना है बेटा, जो पर्सन रिपेयर कर रहा है, वो लेडी है कोई, ठीक है, उसको इसके
पोल के यहाँ तक नहीं जाना टॉप तक, क्योंकि टॉप पे थोड़ा यहाँ तक पहुंच के भाई उसकी भी तो हाइट होती है ना पर्सन की, तो उसको थोड़ा सा नीचे जाना है जिससे कि यहाँ पे खड़े होकर पोल तक उसका हाथ पहुंच जाएगा और वो रिपेयर करेगा, है ना। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये लिखा है कि अगर ये पूरा का पूरा 5 है तो इस हाइट से 1.3 मीटर नीचे तक उसको जाना था, है ना, यहां तक जाना था। देखो आई रिपीट, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपके पास बुक होनी चाहिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं इस लाइन को। कहता है कि शी नीड्स, उसको जरूरत है टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो यानी कि यहां से नीचे, ठीक है, बिलो द टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क, ठीक है। तो बच्चों ये जो इसने बोला है कि 1.3 मीटर तक उसके मतलब इस हाइट से 1.3 मीटर तक उसको जाना था, ठीक है, ओके, यानी कि उसको यहां तक जाना है। तो बेटा ये वाली जो हाइट होगी, ये वाली हाइट कितनी होगी, ऑब्वियस सी बात है, इस पूरे 5 में से 1.3 माइनस कर दूं। अगर मैं 5 में से 1.3 माइनस करता हूं तो कितना आता है, देखो चेक करो, 7, यहां पर आएगा 4 में से 1 गया तो 3, यानी कि 3.7 आएगा, चेक कर लो मीटर, ठीक है बच्चों। तो आई एम श्योर यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। आगे चलते हैं, इसके आगे लिखा है बेटा, कहते हैं व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर दैट शी शुड यूज विच when inclined at an angle of 60 डिग्री to the horizontal, यानी कि कहने का मतलब ये है कि एक लैडर है, लैडर समझते हैं ना सीढ़ियां, जो कि इंक्लाइन यानी कि झुकी हुई है 60 डिग्री के एंगल पे, और वो इस सीढ़ियों से ऊपर चढ़ेगी यहाँ पे, है ना, ओके। अब मैं एक बार और इसको रिपीट कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। कहता है कि व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर, यानी कि लैडर की लेंथ आपने बतानी है। कुल मिला के बात ये है, अगर मैं इसको पॉइंट को A B C D मान लेता हूं तो कुल मिला के मुझे BD कैलकुलेट करना है ना बेटा, कुल मिला के मुझे BD कैलकुलेट करना है। पहली बात तो ये है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे कहता है कि वुड एनेबल हर टू रीच द रिक्वायर्ड पोजीशन क्वेश्चन मार्क ऑल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड शी प्लेस द फुट ऑफ द लैडर, यानी क्वेश्चन मार्क कहने का मतलब ये है कि जो पोल का फुट है, ठीक है, यहां से, और जो लैडर का फुट है यहां तक का जो डिस्टेंस है वो सो फार यानी कितना है, यानी कि ये चीज भी आपने कैलकुलेट करनी है। इट मीन CD भी आपने कैलकुलेट करनी है, ठीक है बच्चों। तो ये चीजें आपसे पूछी गई है, क्वेश्चन आपको पूरा समझ में आ गया है। और इसने ये भी बोला है कि यू में टेक √3 = 1.73, और इसने बोला है कि √3 को आपने 1.73 लेना है, ठीक है, ओके। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और मेरे हिसाब से क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। बट फिर भी मैं आपसे यही कहूंगा कि बेटा देखो, जब भी मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं तो आप भी मेरे साथ साथ NCERT बुक में क्वेश्चन पढ़ें, ठीक है, ओके। अब देखिए इन ट्राइंगल, भाई मैं राइट ट्राइंगल लूंगा फिर से, BCD तो राइट ट्राइंगल, आप चेक कर लो, इन राइट ट्राइंगल BCD। अच्छा, अब फिर से वही रिलेशन ढूंढना है जो चीज मुझे फाइंड करनी है। आप कहोगे सर दो चीजें फाइंड करनी है और गिवन एक ही, तो भैया 3 साइड होगा तो रिलेशन नहीं होता, सब रिलेशन तो 2 साइड हो गई होता है ना। आप चेक करो, प्यारे बेटे पप्पू हर बोल सोना चांदी तो भैया एक बात बताओ, ये कोई कंपलसरी थोड़ी ना कि आप दोनों साइड एक साथ ही निकाल लोगे, 1 बाय 1 निकाल लो, पहले ये वाली निकाल लो फिर ये वाली निकाल लेना। तो अभी अगर मैं पहले ये निकालता हूँ, लेट सपोज भाई मैंने इसको x मान लिया, मान लो, ठीक है, और इसको मैंने y मान लिया, लेट सपोज, तो मैं पहले x निकाल रहा हूं, तो बेटा मेरे को रिलेशन मिल गया ना, एक परपेंडिकुलर और एक बेस का, है ना। परपेंडिकुलर बेस क्या होता है, tan थीटा होता है। तो चलो परपेंडिकुलर यानी कि BC अपॉन बेस यानी कि CD इक्वल टू tan थीटा, और थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, है ना। अब BC कितना है बेटा, चेक कर लो, BC है 3.7, और CD कितना है बेटा, CD है x, tan 60 की वैल्यू √3 होती है। आई एम श्योर यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो मैं अपना आंसर कैलकुलेट कर लूंगा, ठीक है, ओके। अब देखिए आगे, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये अपॉन में आएगा बेटा, x इज इक्वल टू कितना आएगा, 3.7 अपॉन में √3, भैया ये आएगा ना, ठीक है। और x इज इक्वल टू √3 की वैल्यू मेरे को दे रखी थी 1.73। अब एक बात और, मैं पॉइंट हटा देता हूँ, देखो यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर 100 आ जाएगा, क्योंकि दो डेट के पहले पॉइंट था, और नीचे से यहाँ से हटाऊंगा तो 1, ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा ना, ओके। अब एक काम करते हैं, x इज इक्वल टू 1 0 तो कैंसिल हो गया। अब ऊपर क्या देख पा रहे हैं आप, 3 7 और 1 0 यहाँ से, और नीचे कितना है 173। इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। तो मैं काम करता हूँ, टाइम वेस्ट ना हो, मैं कैलसी से कर लेता हूँ फटाफट, और जो भी है बताता हूँ। बाकी आप भी फटाफट मेरे को डिवाइड करके बता दो कितना आ रहा है, बाकी मैं भी कर रहा हूँ साथ साथ। 370 इज डिवाइडेड बाय 173, तो ये आ रहा है आपका 2.13, है ना। तो 2.13 और 13 को हम 14 कर सकते हैं बेटा, क्योंकि आगे तक चल रहा है, क्योंकि 2 डिजिट के तक हम लेते हैं पॉइंट में वैल्यू, ठीक है। तो मेरा एक आंसर आ चुका है, पहले मैं इस आंसर को टैली कर लेता हूं, उसके बाद मैं आगे चलूंगा, ठीक है बेटा, ओके। तो ये जो आंसर आ रहा है आपका बेस, तो बेस इनका जो आया है वो है 2.14, हाँ बिल्कुल ठीक है, ये अप्रॉक्स आंसर है बेटा, एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं,
इसके बाद मेरे को दूसरी चीज क्या कैलकुलेट करनी थी, ये वाली साइड है ना। अब मैं इन दोनों का रिलेशन भी ले सकता हूँ, इन दोनों का रिलेशन भी ले सकता हूँ, डिपेंड करता है मेरे पे, क्योंकि ये भी अब मेरे को गिवन है और ये तो ऑलरेडी गिवन है। तो चलो इन दोनों का ही ले लेते हैं, कोई बात नहीं। तो फिर मैं लिखूंगा अगेन इन ट्राइंगल BCD। मैं इस ट्राइंगल में दोबारा आ रहा हूं, है ना। तो इस बार क्या लूंगा, P अपॉन H। देखो ना ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूस है, तो P अपॉन H लूंगा, तो BC अपॉन हाइपोटेन्यूस BD। ओके, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या होता है बेटा, चेक करो, S फॉर साइन थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री, है ना। तो BC कितना था बेटा, BC था 3.7, और BD कितना है कैलकुलेट करना, दैट इज Y। ओके, अब साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, ये आपको पता होना चाहिए। तो Y कितना आएगा आप चेक करो, दिस इंप्लाइज दैट Y इज इक्वल टू, ये इंटू में रहेगा, तो 3.7 इंटू 2 अपॉन में √3, है ना। तो Y इज इक्वल टू 3.7 इंटू 2 अपॉन में √3 की वैल्यू क्या बोली थी, 1.73। अब इसको भी मैं कैलसी से कैलकुलेट करके बताता हूँ फटाफट से कितना आ रहा है। ये है 3.7 इंटू 2 इज डिवाइडेड बाय 1.73। तो बच्चे ये आ रहा है 4.28 अप्रॉक्स, 4.28 मीटर अप्रॉक्स है। ये भी आंसर ना एग्जैक्ट नहीं है, ये दोनों ही आंसर अप्रॉक्स है। आप चाहे तो ब्रैकेट में अप्रॉक्स लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। ओके, तो बच्चे ये दो चीजें कैलकुलेट करनी थी और दोनों चीजें हमने कैलकुलेट कर ली है, और आई एम श्योर आपको अच्छे समझ में भी आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद है एग्जाम्पल नंबर 3। तो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। कहता है कि एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल, एक ऑब्जर्वर है जो कि 1.5 मीटर टॉल है, यानी कि ऑब्जर्वर की हाइट दे रखी है आपको 1.5 मीटर, ठीक है, ये ऑब्जर्वर की हाइट है। ओके, आगे कहता है इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी, और ये 28.5 मीटर अवे, यानी कि उससे चिमनी से दूर है ना। यहाँ पे एक चिमनी है कुछ ऐसे सी, और इससे ये कितना दूर है बेटा, 28.5 मीटर अवे है ना, फ्रॉम अ चिमनी। आगे कहता है बेटा द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आईज इज 45 डिग्री। देखो इसकी आंख से इस चिमनी के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो बोल रहा है 45। अब बेटा यहाँ पे देखो मैंने बताया था ना आपको कि बेस नहीं है, बेस होना चाहिए हमेशा, एंगल के लिए बेस होना चाहिए। तो बेस किसके होता है बेटा, हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल होता है ना। तो मेरे को यहाँ पे बेस बनाना पड़ेगा, ठीक है बच्चों, बेस यहाँ पे मेरे को बनाना पड़ेगा। तो ये वाला एंगल बोला था 45 डिग्री जो उसकी आंख पे बन रहा है, ऑब्जर्वर की आंख पे, है ना। ओके, आगे व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी, चिमनी की हाइट बताइए। यार देखो ये तो बहुत इजी चीज बात है कि हमने ये हाइट निकालनी है, कोई दिक्कत नहीं, आप ध्यान दो। देखो ये मैंने लेट्स सपोज एच कर लिया, मान लिया इतना, है ना, इतना पोर्शन। अच्छा ये 1.5 है तो ये भी 1.5 होगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को, है ना। और अगर मैं एच में 1.5 मीटर को प्लस कर दूं तो मेरा हाइट ऑफ द चिमनी आ रहेगी, है ना। ओके, तो ये ए बी सी डी ई, यानी कि मुझे कुल मिला के फाइंड तो ए ही करना है ना। लेकिन ए ही फाइंड करने के लिए मेरे को क्या करना होगा बेटा, मेरे को एच कैलकुलेट करना होगा, और उसमें फिर मैं 1.5 मीटर ऐड करूंगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, बहुत इजी, आपका क्वेश्चन बहुत इजी हो चुका है। अब आपको पता ही है रिलेशन क्या है, देखो ना, ये 28.5 है तो ये भी 28.5 होगी, क्योंकि पैरेलल है ना। और ध्यान से देखा जाए तो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड है। ओके, अब देखिए मैं वाला ट्राइंगल ले रहा हूं, तो इन राइट ट्राइंगल क्या नाम है बेटा ट्राइंगल का, एबीसी है, एबीसी। तो एबीसी में परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रिलेशन बनाना है, क्योंकि परपेंडिकुलर कैलकुलेट करना और बेस गिवन है ना। मैंने ये बताया था ना आपको, वो रिलेशन सर्च कर लो जो जिसमें एक वैल्यू गिवन है और एक वैल्यू आपको फाइंड करनी हो। तो चलो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ले लेते हैं। सो परपेंडिकुलर एबी और बेस बीसी, और पी अपॉन बी क्या होता है बेटा, tan थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री। तो एबी कितना है, एबी है h, और बीसी कितना है, बीसी 28.5, और tan 45 की वैल्यू 1 होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो h की वैल्यू 28.5 आएगी बेटा। और क्योंकि मेरे को ये नहीं कैलकुलेट करना, मुझे तो हाइट ऑफ द चिमनी निकालना है, दैट इज ए। तो हाइट ऑफ द चिमनी दैट इज ए इज इक्वल टू कैसे आएगा बेटा, h प्लस 1.5 मीटर, है ना। तो h की वैल्यू 28.5 प्लस 1.5, तो 30 मीटर आ रहा है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक है, एक बार मैं आंसर चेक कर लेता हूँ, उसके बाद आगे चलते हैं। 30 मीटर बिल्कुल ठीक है। तो हाइट ऑफ द चिमनी जो आई है वो 30 मीटर। और ये एग्जाम्पल नंबर कौन सा था, आई थिंक 3rd था, मैंने चेंज नहीं किया बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 3rd था और पेज नंबर 199 पे था ये, ठीक है। ओके,
अब आगे देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 जो कि पेज नंबर 200 पे है। एग्जाम्पल नंबर 4 जो कि पेज नंबर 200 पे है एनसीईआरटी में। तो कहते हैं कि फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड, देखो एक पॉइंट पी है ग्राउंड पे, मान लो कि एक ग्राउंड है और यहाँ पे एक पॉइंट पी है, ठीक है बच्चे, ओके। ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। एक 10 मीटर टॉल बिल्डिंग है, लेट्स सपोज ये 10 मीटर है, ठीक है, और ये बिल्डिंग की हाइट है, ये बिल्डिंग है ना बेटा, और इसके साथ जो एंगल ऑफ एलिवेशन बोला है वो 30 डिग्री बोला है। अगर आपने क्वेश्चन सही से पढ़ा है, समझा है, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, ओके। अब आगे कहता है अ फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। देखो एक फ्लैग लगा हुआ है इस बिल्डिंग के टॉप पे, मान लो कि ये फ्लैग है, ये कुछ इस तरीके से लहरा रहा है, ठीक है, ओके। तो और टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टफ फ्रॉम P इज 45 डिग्री। यानी कि फ्लैग स्टफ के टॉप से इस पॉइंट P का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो बोला बेटा 45 डिग्री, यानी कि ये पूरा एंगल है ना, ओके। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट भी है। अब कहते हैं फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टफ। आपने फ्लैग स्टफ की लेंथ निकालनी है, यानी कि ये वाली लेंथ है ना, ये वाली लेंथ, ये वाली, लेट्स सपोज ये वाली लेंथ है ना, जिसको मैंने H से डिनोट किया है, ओके। आगे कहता है एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P, और आपने ये पॉइंट P से बिल्डिंग का डिस्टेंस भी कैलकुलेट करना है, यानी कि ये चीज भी कैलकुलेट करनी है। तो चलो इसको x मान लेता हूं मैं, ओके। चलो अब नामकरण कर दें इनका, इनको A B और इसको C मान लेते, P तो ये है ना, चलिए कोई बात नहीं, या फिर एक काम करते हैं ना, नहीं ठीक है यार, ऐसे ठीक है, ठीक है, ओके। देखो क्या क्या चीजें कैलकुलेट करनी है वो तो हमें क्लियर हो गई है, और क्वेश्चन में क्या क्या चीजें गिवन है वो भी क्लियर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा सही क्वेश्चन जनरली एग्जाम में पूछा जाता है। जो अभी तक हमने क्वेश्चन किए थे जितने भी, मेरे ख्याल 3 एग्जाम्पल गए ना इससे पहले, वो सारे एग्जाम्पल एक 1 मार्कर एग्जाम्पल थे, ये मान के चलिए। अगर वो पूछेगा भी आपसे एग्जाम में तो 1 मार्क में पूछेगा, है ना। ये जो क्वेश्चन है ये अच्छा क्वेश्चन है, मतलब 4 मार्क का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। तो पहले मैं ये वाला ट्राइंगल लेना, तो इन ट्राइंगल ABP, इन ट्राइंगल ABP, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन परपेंडिकुलर अपॉन बेस है भाई, रिलेशन तो ढूंढना था ना। तो ये रहा परपेंडिकुलर, ये रहा बेस, ये गिवन, ये फाइंड, ये तो चीज मैं आपसे बार बार कह रहा हूं। तो परपेंडिकुलर यानी कि AB और बेस यानी कि BP, ओके। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है बेटा, tan थीटा। अब थीटा कितना है, अब देखो यहाँ पे भी एक दिक्कत है, यहाँ पे ABP में जो थीटा है वो बताओ कितना है बेटा। ABP में 30 डिग्री का थीटा है, आप चेक कर लो। कुछ बच्चे 45 डिग्री का ले लेते हैं, ठीक है। अब इस एंगल, इस वाले ट्रायंगल के अंदर एक्यूट एंगल देख रहे हो तो वो 30 डिग्री का है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखें, तो tan 30 डिग्री है ना, ओके। अब AB की वैल्यू कितनी है बेटा, 10 मीटर, और BP की x, और tan 30 कितना होता है 1/√3। तो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो x इज इक्वल टू tan√3 मीटर। अब मे भी हो सकता है कि आंसर यहाँ पे छोड़ा हो, या हो सकता है कि √3 की वैल्यू डालने को बोला हो। मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, जो भी है। नहीं, tan√3 यहीं पे छोड़ा है, बिल्कुल नहीं, यहाँ पे नहीं छोड़ा है। एक्चुअली उन्होंने बोला है कि √3 की वैल्यू 1.732 लेनी है, ठीक है। इस बार इन्होंने √3 की वैल्यू कितनी बोली है, 1.732, ये लेने को बोला। तो क्वेश्चन आंसर हम यहाँ पे नहीं छोड़ सकते, अगला स्टेप भी करेंगे, ठीक है, ओके। अगर नहीं बोला होता तो फिर हम छोड़ सकते थे यहाँ पे ना। सो x इज इक्वल टू tan इंटू √3 की वैल्यू 1.732, ओके। तो x इज इक्वल टू दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा 0 से पॉइंट खिसकता है ना, तो आपको पता है 17.32 आ जाएगा भाई, 0.1 खिसक जाएगा ना, तो इतने मीटर, ये आपका एग्जैक्ट आंसर आ गया। लेकिन ये क्या है बेटा, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड फुट ऑफ द बिल्डिंग आया है ना। अच्छा, अब आपने क्या निकालना था बेटा, फ्लैग स्टफ की हाइट और निकालनी थी। चलो उसको कैलकुलेट करने के लिए अब मेरे को ये वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा भाई, चेक कर लो, CBP तो लेना पड़ेगा, उसी में तो फ्लैग स्टफ की हाइट आएगी। तो नाउ इन ट्रायंगल CBP, ठीक है। अब वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस रिलेशन तो वही, क्योंकि कैलकुलेट यही चीज करनी है, बेस मेरे को गिवन है ना, तो यही वाला रिलेशन लगा हुआ इसमें। तो परपेंडिकुलर अगर मैं ध्यान दूं तो परपेंडिकुलर इस वाले ट्रायंगल में कितना है, B से लेकर के C तक, यानी कि BC। परपेंडिकुलर कितना है, BC, और बेस कितना है, BP, चेक कर लो। और इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan थीटा। अब थीटा की वैल्यू पूरी इस बार पूरी लेंगे, देखो ना, ये इस वाले ट्रायंगल में तो 45 है ना, तो इस बार हम 45 डिग्री लेंगे। अब BC कितना है आप चेक करो, BC यहां से यहां तक है, यानी कि 10 प्लस h है ना, 10 प्लस h, दैट इज 10 प्लस h। और BP कितना था, x की वैल्यू मेरे पास है कितनी, 17.32, मैं पुट कर सकता हूं ना। और tan 45 की वैल्यू 1 होती है। आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल आनी चाहिए यहाँ पे, ओके। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसको किया तो 10 प्लस h ही आएगा, चेक करते हो, और इसको किया तो 17.32।
तो h इज इक्वल टू कितना आ गया 17.32 माइनस 10, सो h इज इक्वल टू 7.32 मीटर नहीं आएगा, चेक करो। तो बेटा हेंस द हाइट ऑफ द फ्लैप स्टफ इज 7.32 मीटर। चेक कर लेता हूँ एक बार आंसर, आपकी एनसीईआरटी 7.32 मीटर, बिल्कुल ठीक है आंसर, और कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब बच्चों आगे चलते हैं। तो अब हमने करना है एग्जाम्पल नंबर 5, जो कि पेज नंबर 201 पे है। देखिए बेटा ध्यान से सुने, कहता है कि द शेडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स ऑल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज हमेशा घुमा फिरा के ही बोलेगा और आपने उस चीज को ही अच्छे से समझना है, ठीक है। देखो बात को समझो, कहता है कि द शेडो ऑफ अ टावर, जो टावर की शेडो है, ठीक है, एक टावर है, ये टावर वैसा वर्टिकली होगा, इसकी शेडो मतलब मान लो कि सन अगर यहाँ पे था तो इसकी शेडो कुछ ऐसे से पड़ रही होगी, ये लंबी सी है ना, लेट्स सपोज ये वाली शेडो पड़ रही होगी, मानने में कोई हर्ज नहीं है, 2 मिनट के लिए मान लो, ठीक है। और जब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था 2 मिनट के लिए, कहता है, चलो मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल लेता हूँ, कहता है कि द शेडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर, यानी कि 40 मीटर ज्यादा थी। कब थी 40 मीटर ज्यादा, ठीक है, 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स ऑल्टीट्यूड, जब सन का जो ऑल्टीट्यूड है वो इस 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री, यानी कि 60 डिग्री के कंपैरिजन में 60 डिग्री भाई जब यहाँ पे सन रहा होगा तो कुछ ऐसे से शेडो डाल रहा होगा 60 डिग्री की, है ना, और यहाँ पे जब सन रहा होगा तो वो 30 डिग्री की शेडो ऐसे डाल रहा होगा। तो बेटा कहने का मतलब ये कि जब 30 डिग्री के कंपैरिजन में 60 डिग्री की जो शेडो थी, ठीक है, वो 40 मीटर लॉन्गर थी इस शेडो से। देखो ये भी क्या है, ये 60 डिग्री की शेडो है और ये क्या है, ये 30 डिग्री की शेडो है। तो बेटा जब 30 डिग्री की शेडो थी वो इसके कंपैरिजन में 40 मीटर लंबी थी, 40 मीटर लंबी थी। तो 40 मीटर लंबी थी यानी कि ये जो हिस्सा ये 40 मीटर होगा, भाई ये वाला जो पोर्शन है ये 40 मीटर होगा ना, ये तो कहने का मतलब है। और फिर भी मैं आपसे यही कहूंगा बच्चे कि देखो क्वेश्चन को बार बार ध्यान से पढ़ो तभी समझ में आएगा। ये क्लास की बेटा परमानेंट टाइमिंग तो यही चल रही है 5:30, और ये बहुत रेयर होता है कि चेंज होती है, चेंज कभी होती नहीं है। तो क्लास की परमानेंट टाइमिंग तो यही है 5:30, ठीक है। अच्छा आगे देखिए बेटा, आपका क्वेश्चन मैं कंप्लीट नहीं किया है अभी, तो मैं एक बार और पढ़ता हूँ। कहता है कि द शेडो ऑफ द टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स ऑल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट बताइए, बस क्वेश्चन यही था। अब हाइट ऑफ द टावर यानी कि ये चीज बता रही है, ओके, कोई इश्यू नहीं है। इसको मैं थोड़ी देर के लिए x मान लेता हूं क्योंकि इसकी बिना मैं ये चीज नहीं कैलकुलेट कर पाऊंगा, क्योंकि देखो ये चीज कैलकुलेट करने के लिए मेरे को इस ट्रायंगल में आना पड़ेगा और इस ट्रायंगल के लिए मेरे को एक चीज तो चाहिए ना, एक रिलेशन गिवन इंफॉर्मेशन तो चाहिए ना, दैट्स व्हाई। और अगर मैं इस ट्रायंगल से कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूं तो भी मुझे एक इंफॉर्मेशन चाहिए। इसमें इंफॉर्मेशन आधी है, पूरी नहीं है, बेस तो पूरा होता है ना बेटा, इसलिए ओके। अब देखिए बेटा, ये A, ये B, ये C और ये D, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस है ना। तो इन राइट ट्राइंगल ABC, पहले ABC ले लें, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रिलेशन, भाई देखो ना, अगर आप कहोगे सर यहाँ पे गिवन इन्फॉर्मेशन तो कुछ भी नहीं है, तो ठीक है यार, गिवन इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं है, लेकिन दोनों ही चीजें कैलकुलेट तो करनी है, गिवन तो कहीं पे है नहीं, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता ना इसको लेने का, तो यही दोनों ले लो यार, जाहिर सी बात है, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना आपको। चलिए देखते हैं। तो परपेंडिकुलर यानी कि AB और बेस यानी कि BC इक्वल टू tan 60 डिग्री। तो AB की वैल्यू h है, BC की वैल्यू x है, tan 60 की वैल्यू √3, तो h इज इक्वल टू √3x। भाई आपको एक रिलेशन तो मिल गया ना, ठीक है, इस रिलेशन का यूज करके निकालेंगे हम। ओके बेटा 5:15 मैंने बोल रखा है, लेकिन क्लास शुरू होते होते 5:30 हो ही जाते हैं। और यश अगर कोई प्रॉब्लम है आपको टाइमिंग को लेके तो आप मेरे को कॉल कर सकते हो बेटा। चलिए अब इस वाले ट्राइंगल में आते हैं। ऑल्सो इन राइट ट्राइंगल, क्या नाम है बेटा इसका, ABD, ठीक है, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सेम रिलेशन लगाऊंगा, तो परपेंडिकुलर है AB और बेस है यहां से लेकर के यहां तक BD।
तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेन थीटा। अब थीटा 30 डिग्री चेक कर लो इस वाले ट्रायंगल के अकॉर्डिंग, थीटा 30 डिग्री है। तो ए बी कितना था, एच। लेकिन बी डी की बात करो तो यहां से यहां तक है, यानी कि 40 प्लस एक्स से चेक करो, और tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, सो h√3 इक्वल टू 40 प्लस एक्स। अब एक काम करें, h की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें यहाँ पे, तो h की वैल्यू कितनी है, √3x है, तो h की जगह h की वैल्यू डाल रहा हूं मैं √3x, और ये वाला √3 एज इट इज इक्वल टू 40 प्लस में x, तो √3x और √3 को इंटू करो तो 3x आएगा बेटा, ये x माइनस का इधर आके, सॉरी प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू 40, तो ये हो गया 2x इक्वल टू 40, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 मीटर। बट आपसे x नहीं मांगा था, आपसे हाइट ऑफ द टावर मांगा था, लेकिन बिना x के आप हाइट ऑफ द टावर नहीं निकाल पाते, तो इसलिए ओके। अब देखो इस x को अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं क्वेश्चन नंबर 1 में, तो मेरा आंसर आ जाएगा h। तो पुटिंग x is equal to 20 मीटर इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर रहा हूं मैं, तो h इज इक्वल टू √3 इंटू एक्स की वैल्यू दैट इज 20, तो h इक्वल टू कितना आ गया, 20√3। हो सकता है मे भी आंसर यहाँ पे छोड़ा हो, या फिर हो सकता है √3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने को बोले आपसे, तो चेक कर लेते हैं, आंसर चेक कर लेता हूँ कहाँ पे छोड़ा है, यहीं पे छोड़ा है बेटा आंसर ना। तो हैज द हाइट ऑफ द टावर इज 20√3 मीटर, और आई एम श्योर बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आपको अच्छे समझ में भी आया होगा, बट फिर भी किसी को कोई डाउट हो तो अभी आपके सामने एग्जांपल नंबर 6 जो कि पेज नंबर 202 पे है एनसीईआरटी में। तो देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन को, ध्यान से केयरफुली आपने पढ़ना है बहुत अच्छे से, क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो दिक्कत हो जाएगी आपको, क्योंकि है ना कहता है द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो एंगल्स की बात हुई है वो डिप्रेशन का मतलब यही है कि ऊपर से कोई ऑब्जर्वर नीचे देख रहा है तो डिप्रेशन एंगल बनता है, ठीक है, ध्यान रखना, और नीचे से ऊपर देखने पर हमेशा एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। तो कहता है द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ अ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। देखो कोई 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है, ठीक है, मैं फिगर बनाने की कोशिश करता हूं, ये मान लो कि 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना और समझना मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कहता है कि द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप, यानी कि इसके टॉप का, ठीक है, एंड द बॉटम, इसके बॉटम का, ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स। ओके, एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है बेटा, ओके, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, देखते हैं। ये वाली मल्टी स्टोरी बिल्डिंग मान लेते हैं, और इसके क्योंकि डिप्रेशन एंगल है तो बेटा डिप्रेशन यानी कि नीचे देखने पर बनेगा, इसके टॉप को और इसके बॉटम को देखने पर बनता है जो एंगल है ना, तो बेस का मेरे को कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। तो एक एंगल बन रहा था बेटा 30 और एक बन रहा था 45, तो जाहिर सी बात है छोटा एंगल 30 का बनेगा और बड़ा वाला एंगल 45 का बनेगा, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और क्योंकि मेरे को ये वाली लाइन भी ड्रॉ करनी पड़ेगी, इसका अगर आप रीजन की बात करें तो बेटा देखो ना, ये वाला एक ट्राइंगल भी तो कंप्लीट करना था या नहीं करना था। अगर ये वाला ट्राइंगल कंप्लीट करना है तो बेस तो बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि एक ट्राइंगल तो ये बन ही गया और एक ट्राइंगल ये वाला हो गया। ओके, तो मैं इनकी नेमिंग कर दूं A B C D E, ठीक है। सॉरी मैं एक बार ये देख लेता हूँ, कैलकुलेट क्या करना बोला था आपसे, बोला था कि फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग, यानी कि इसकी हाइट निकालनी है, और सेकंड आपसे बोलता है एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स, और दो बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस यानी कि ये वाला पोर्शन। तो बच्चों अगर मैं इसको x मान लूँ तो ये भी x हो जाएगा, है ना, और इस वाले पोर्शन को मैं h मान लेता हूँ, क्योंकि ये वाला पोर्शन तो 8 ही होगा, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं h में 8 प्लस करूँगा तो मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग की हाइट आ जाएगी, और इन दोनों को इन दोनों का डिस्टेंस तो आपको पता ही है x है। चलिए अब मैं काम करता हूँ, ठीक है। तो दो राइट एंगल ट्राइंगल है, एक ये वाला आप देख सकते हैं और एक ये वाला, तो इन दोनों में काम करना है। अच्छा एक बात ये कि बेटा आपको यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन दिए हैं, लेकिन आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन से काम नहीं चलता, आपको एंगल ऑफ एलिवेशन चाहिए होता है। तो बेटा एक बात है, जैसे कि आप ये वाला एंगल देख रहे हो 30 डिग्री, ये कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है ना, तो इसका अल्टरनेट एंगल ये नहीं बनेगा, आप चेक कर लो, है ना, 30 डिग्री का अल्टरनेट यही तो बनेगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पड़े है ना, और 45 का अल्टरनेट देखो चेक करो ये बनेगा, ठीक है। तो आपको एंगल ऑफ एलिवेशन इनडायरेक्टली मिल गए, है ना। ओके अब देखते हैं, तो मैं ट्राइंगल ले रहा हूं ABC,
इन ट्राइंगल ABC। तो इसमें परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर H और बेस X बराबर tan थीटा। अब थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 30 डिग्री, आप चेक कर लो, है ना। तो H अपॉन X tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3 क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो X इज इक्वल टू H√3 या फिर √3H। ये इक्वेशन नंबर 1 होगी, इसका यूज करेंगे हम बाद में। अब ये दूसरा राइट ट्राइंगल लेता हूं AED, दूसरा यही है ना बेटा AED, आप चेक कर लो। तो ऑल्सो इन ट्राइंगल AED, तो वही रिलेशन परपेंडिकुलर और बेस का, क्योंकि वही चीजों का रिलेशन बन भी रहा है। तो परपेंडिकुलर देखो चेक करो, AE परपेंडिकुलर AE है ना, और बेस क्या है बेटा DE, और परपेंडिकुलर अपन बेस क्या होता है tan थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है 45, चेक कर लो बेटा 45 तो है इधर। ओके, तो AE कितना है, AE है H प्लस 8 और DE कितना है X है, और tan 45 की वैल्यू 1 होती है, अपन 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले। सो X इज इक्वल टू H प्लस 8। इस X की वैल्यू मैं क्वेश्चन नंबर 1 से डालता हूं, तो X की वैल्यू √3H, और ये वाला H इधर आएगा माइनस कर देगा, इक्वल टू में 8 बचा, यहाँ से H को कॉमन लिया तो अंदर रह गया √3 माइनस 1 इक्वल टू 8। तो H की वैल्यू कितनी देख रहे हैं बेटा 8 अपॉन में √3 माइनस 1, इतने मीटर। हो सकता है आंसर यहाँ पे छोड़ा हो, वैसे मेरे हिसाब से इसके आगे रैशनलाइज किया होगा, बट फिर भी मैं एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ, फिर उसके बाद बताता हूँ कहाँ पे छोड़ा है ना। रैशनलाइज किया है बेटा इसके आगे ना, इसके आगे रैशनलाइज किया है। चलो रैशनलाइज करते हैं इसके आगे। तो देखिए अगला स्टेप क्या होगा, H इज इक्वल टू 8, डिनोमिनेटर के साइन बदल के मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं बेटा। तो ये हो गया आपका 8 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन a माइनस बी प्लस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही आएगा। सो H इज इक्वल टू 8 √3 प्लस 1 अपॉन ये आ गया 2, चेक कर लो भाई 2 तो आएगा, 3 में फेंक गया, और 2 से 4 टाइम्स में कैंसिल। सो H इज इक्वल टू 4 √3 प्लस 1। अच्छा ये तो H की वैल्यू है, लेकिन हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग क्या है, इसमें 8 प्लस करना पड़ेगा। तो हेंस द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग दैट इज AE। मैं बेटा शॉर्ट में लिख रहा हूं, लेकिन आपने प्रॉपर लिखना है विद लैंग्वेज, यानी कि हेंस द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, प्रॉपर इस तरीके से, इक्वल टू AE दैट इज H प्लस में 8, है ना। तो H की वैल्यू कितनी है 4 √3 प्लस 1, और इसमें प्लस करेंगे 8। अब मैं आंसर देख लेता हूं यहाँ पे छोड़ा है या फिर कैसे छोड़ा है। ऐसा भी हो सकता है कि 4 को कॉमन लेके छोड़ा हो, क्योंकि दोनों में से 4 कॉमन आ सकता है, और 2 और 1 3 प्लस कर सकते हैं। तो मे भी देखते हैं कहाँ पे छोड़ा है। तो इन्होंने छोड़ा है अपना आंसर, सो द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग इज इतना, यहीं पे छोड़ा नहीं, 4 को कॉमन लिया है, 4 को कॉमन लेके छोड़ा है, जैसे कि मैंने कहा था ना 4 कॉमन लिया है इन्होंने। तो जब मैं 4 को कॉमन लिया दोनों में से, तो 4 तो आ गया बाहर, तो यहाँ से तो रह गया √3 प्लस 1, और यहाँ से रह गया 2। भाई 8 में से 4 गया तो 2 तो बचेगा, देखो ना 4 दूनी 8, है ना। तो बेटा अगले स्टेप में इन्होंने यहाँ पे आंसर छोड़ दिया है, देखो 2 और 1 को 3 लिख दिया, और ये √3 ऐसे ही रहा, तो ऐसे छोड़ दिया इन्होंने, ठीक है। और ऐसे ही छोड़ना बनता भी था, जैसे कि मैंने आपसे कहा भी था। तो हेंस द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग इज दिस। लेकिन अभी मेरा आंसर कंप्लीट हुआ, डिस्टेंस बिटवीन द 2 बिल्डिंग्स भी निकालना है ना। तो डिस्टेंस बिटवीन द 2 बिल्डिंग्स निकालने के लिए मैं इसमें इक्वेशन नंबर 1 में H की वैल्यू पुट कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा। तो मैं लिखूंगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ H इज इक्वल टू 4, H की वैल्यू कितनी बेटा 4 डिवीजन ब्रैकेट √3 प्लस 1 इन इक्वेशन नंबर 1, है ना, इन इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहा हूं मैं X इज इक्वल टू √3 इंटू H की जगह ये आएगा बेटा, सॉरी ये, है ना। तो कितना है 4 √3 प्लस 1। अच्छा इसको ब्रैकेट को ओपन कर ले, तो देखो मैं इसको ओपन कर रहा हूं, देखो √3 इंटू √3 3 हो गया, 3 4 से 12 हो गया, आप चेक कर लो भाई, समझ रहे हो ना। और ये हो गया 4 √3। अब मे भी हो सकता है कि यहाँ से 4 को कॉमन ही रखा हो इन्होंने, या यहीं पे छोड़ा हो। एक बार चेक कर लेते हैं कहाँ पे छोड़ा है, 4 को कॉमन लेके छोड़ा है बेटा, तो 4 इसमें से कॉमन ले लेते हैं। तो 4 जब कॉमन आया तो यहाँ पे रह गया 3, और यहाँ पे रह गया √3, ये रह गया, है ना। और सेम आंसर आ गया, वाओ। हाँ वैसे तो सेम आंसर आना भी था, क्योंकि ये 45 डिग्री था ना, 45 पे हाइट और बेस सेम होता है, ध्यान रखना हमेशा, ठीक है, हमेशा याद रखना 45 डिग्री पे
बेस और हाइट सेम आती है, हमेशा याद रखना बेटा 45 डिग्री पे बेस और हाइट बिल्कुल सेम आती है। अच्छा बच्चों, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया नहीं आया, आपसे प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं कि प्लीज एक कमेंट करके जरूर बता दो कि जितना भी पढ़ाया आपको समझ में आया या नहीं आया। इनफैक्ट ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि अगर आपको ये समझ में आ गया है ना बेटा, तो हो सकता है कि अगली क्लास में हमारा चैप्टर खत्म हो जाए, क्योंकि बेटा फिर मैं आपसे होमवर्क में बोल दूंगा कि आप एक्सरसाइज को होमवर्क में कर सकते हो, और जो भी डाउट्स होंगे हम डाउट को डिस्कस कर सकते हैं क्लास में। तो प्लीज मेरे को कमेंट करके इतना जरूर बता दो कि आपको आज की क्लास में कितना समझ में आया, कितना नहीं। अगर कोई डाउट रह गया है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो। बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें। ओके बाय।